से हैं आप सभी लोग। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज समाप्त हो गई है। तीसरा वनडे मुकाबला भी बारिश के भेंट चढ़ गया और अंत में जाके बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी, जिसकी वजह से रद्द घोषित कर दिया गया है ये मुकाबला भी, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। ब्रेकिंग न्यूज है, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। जब न्यूजीलैंड की पारी शुरू हुई थी, कयास लगाए जा रहे थे कि बारिश एक बार फिर से दस्तक दे सकती है और ऐसा ही देखने को मिला। जब 18 ओवर हुए, 104 पर 1 विकेट गंवाकर अच्छी कंडीशन में दिख रही थी न्यूजीलैंड की टीम, तब बारिश ने दस्तक दी। 20 ओवर कंप्लीट नहीं हो सके थे, इस वजह से डीएलएस का उपयोग भी नहीं हो सका। डीएलएस का उपयोग होता तो भारतीय टीम के शिकंजे से मैच चला जाता और सीरीज 2-0 से न्यूजीलैंड के पक्ष में होती, पर बारिश ने दस्तक दी और मुकाबला अंत में रद्द घोषित हो गया। अब 3 मैच की जो ओडीआई सीरीज थी, न्यूजीलैंड ने 1-0 से अपने नाम कर ली है। इससे पहले खेली गई T20I सीरीज 1-0 से भारत ने अपने नाम करी थी, तो 1-1 का मुकाबला रहा। इस मैच की बात की जाए तो फिन एलन ने 57 रन बनाए, डेवॉन कॉनवे, केन विलियमसन अंत तक टिके रहे। कॉनवे ने जहां 38 रन बनाए, वहीं केन विलियमसन 3 गेंदों पर खाता नहीं खोल सके थे। तो शाहिद जी कह रहे हैं मैच कब। शाहिद जी, मुझे आपका प्रश्न आई गेस समझ नहीं आया पूरा, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करके बताइए। बाकी लाइव में बने रहिए, मैं आपको जानकारियां देता रहूंगा। मैच की बड़ी खबर यही है कि तीसरा ओडीआई भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो खेला जा रहा था वो बारिश के कारण रद्द घोषित हो गया है, तो ये बड़ी खबर है। भारतीय टीम, डीएलएस अगर होता तो भारतीय टीम को मैच गंवाना पड़ता। अब आईसीसी का रूल है कि जब तक 20 ओवर नहीं हो जाते तब तक डीएलएस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। 18 ओवर का खेल हुआ था और न्यूजीलैंड एक अच्छी कंडीशन में दिख रहा था, 104 रन पर 1 विकेट गंवाकर। फिन एलन ने आज काफी शानदार बल्लेबाजी की, 57 रनों की अपनी पारी में 54 गेंदों का इस्तेमाल किया, 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा अच्छा था, 105.56 का स्ट्राइक रेट था। भारतीय गेंदबाज आज भी महंगे साबित हुए। स्टार्टिंग में जब मैंने मैच के पहले मिड इनिंग्स में आपसे बात की थी, तब कहा था कि दीपक चाहर एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दीपक चाहर ने आज 5 ओवर करिए, स्टार्टिंग में ही निपटा दिए, पर विकेटें नहीं चटका सके। ये एक भारतीय गेंदबाजी की एक बार फिर से कमजोर कड़ी बनकर आया। भारतीय गेंदबाज विकेट नहीं चटका सके, जिसकी बदौलत एक स्ट्रांग पोजीशन में ये इस मैच का अंत हुआ है। 104 पे 1 और यहां पे 18वां ओवर हुआ था, बारिश ने बाधा डाली, मैच रद्द हुआ और भारत एक बार फिर से हार के मुंह से बच गया। अब बड़ी बात यह है कि भारतीय गेंदबाज क्यों नहीं चल पा रहे हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल था, न्यूजीलैंड में भी यही हाल था। बल्कि जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, भारतीय विकेटों पे खेलते हैं या एशियाटिक कंडीशंस में खेलते हैं, तो भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहता है। अगली जो सीरीज होने वाली है, भारत जो बांग्लादेश में खेलेगा 2015 के बाद, ये पहली सीरीज होगी भारत की बांग्लादेश में। उस सीरीज में भारत 2-1 से गंवाई थी, बांग्लादेश ने वो सीरीज जीती थी। 4 तारीख से 3 मैच की ओडीआई सीरीज होने जा रही है। मीरपुर में तीनों ही मुकाबले, 2 मुकाबले मीरपुर में खेले जाएंगे और आखिरी जो वनडे मुकाबला होगा वो चट्टग्राम में खेला जाएगा, तो उस पर नजरें बनाए रखेंगे हम। उससे पहले आज की बड़ी खबर यही है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला बारिश के कारण स्थगित हो गया है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी, टॉस गंवाया था और बल्लेबाजी की थी। 219 रन जड़े थे और 10 विकेट अपने हाथ से गंवाई थी। 47.3 ओवर में 220 का टारगेट दिया था टीम ने। शिखर धवन, शुभमन गिल ओपनिंग करने आए थे, 28 रन बनाए थे धवन ने, वहीं शुभमन गिल ने 13 रनों का योगदान दिया था। श्रेयस अय्यर ने आज एक बार फिर से अपने आप को दिखा दिया कि ओडीआईस के एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर उभर रहे हैं। 49 रनों की पारी खेली इन्होंने, 8 चौके शामिल थे। अभिषेक जी कह रहे हैं इंडिया ने काफी डॉट बॉल्स खेली, स्ट्राइक रोटेशन भूल गए क्या ये लोग। अभिषेक जी, अब देखिए, इस चीज में हम भारतीय बल्लेबाजों की आलोचना भी कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा क्रेडिट मैं न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को दूंगा। जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी करी है, काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन पिछले 2 मुकाबलों से ठीक ठाक रहा था, पर आज के मुकाबले में लचर प्रदर्शन रहा। इसमें
मैं इस मैच को दोष नहीं दूंगा या बल्लेबाजी को दोष नहीं दूंगा। देखिए, कभी बल्लेबाजी परफॉर्म करती है, कभी गेंदबाजी परफॉर्म करती है। आज बल्लेबाजों का दिन नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अच्छे रहे, तो कहीं ना कहीं कमी हमारी बैटिंग बॉलिंग दोनों में रही। हाँ, स्ट्राइक रोटेशन थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि किस तरह से भारतीय गेंदबाज डॉट बॉल ज्यादा खेल गए। आज के मुकाबले में वैसे ही देखने को मिला, पर मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार विकेटें चटका रहे थे। आप देखेंगे कि पहला विकेट 39 रन पे गिरा था शुभमन गिल के रूप में, दूसरा विकेट 55 रन पर गिर गया धवन के रूप में, तीसरा विकेट ऋषभ पंत आज फिर से मौका दिया गया इनको, 10 रन बना पाए, 85 रन पर तीसरा विकेट खो दिया। एक स्ट्रगलिंग पोजीशन में थी, यहां से एंकर करना था सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर को, पर 24वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए। 110 रन पर स्कोर था, एक और स्ट्रगल थी, 11 ही रन जोड़ पाई थी। 26वें ओवर में श्रेयस अय्यर आउट हो गए। अब यहां से मिडिल ऑर्डर शुरू हो गया, मिडिल डाउन दी ऑर्डर। यहां से दीपक चहर और दीपक हुडा बल्लेबाजी कर रहे थे। दीपक चहर से देखिए, हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि ये लंबे रन बनाएंगे, पर कंसिस्टेंटली आप कहने कि ऐसा बैटर खेलेंगे, ये कहना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होता है। वहीं दीपक हुडा से उम्मीदें थी, पर दीपक हुडा भी 149 रन पर आउट हो गए छठे विकेट के रूप में, जिससे भारतीय पारी पर पूरी तरह से दबाव हो गया। और तब से दिखने लगा था कि ज्यादा रन तो नहीं बनेंगे, पर उसके बावजूद किस तरह से वॉशिंगटन सुंदर खेले हैं, इस पर काफी ज्यादा उनकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। किस तरह से बल्लेबाज गेंदबाज दोनों अच्छे प्लेटफॉर्म पर उतरे और अच्छे से मैच को अपने पर निर्भर कराया कि हाँ, बल्लेबाज निपट गए हैं, ऊपरी क्रम पूरा लड़खड़ा गया है और अपने पर जिम्मेदारी ली। पहले मुकाबले में भी 16 गेंदों पर 37 रन बनाए थे, काफी तेज तर्रार पारी थी इनकी, और आज के मुकाबले में भी 51 रनों की पारी खेली इन्होंने और काफी आज के मुकाबले भी सधी हुई पारी थी। 64 गेंदों का सामना किया था इस बीच सुंदर ने, 5 चौके और 1 छक्का लगाया। स्ट्राइक रेट हालांकि थोड़ा कम था, पर जिस समय टीम स्ट्रगल कर रही थी, भारतीय टीम को 200 क्रॉस कराया, ये बहुत बड़ी बात। सुंदर रविंद्र जडेजा का ऑप्शन देखते मिल रहे हैं आगे की ओडीआई सीरीज में, आप देखेंगे तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला था जब वॉशिंगटन सुंदर जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे, पर उसके अलावा लगातार अंतराल में विकेटें गिरना, अभिषेक जी, मुझे कारण लग रहा है। तो इसमें क्रेडिट हम देंगे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को। अब न्यूजीलैंड की गेंदबाजी सधी हुई रही, सऊदी ने 2 विकेटें चटकाई और इनसे अपेक्षा भी होती है कि सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं न्यूजीलैंड के खेमे के, तो ये विकेटें लाके देंगे, और ऐसा ही देखने को मिला। 8.3 ओवर में 1 मेडन 36 रन देकर 2 विकेट, ये सऊदी के स्टैट्स रहे। इसके अलावा थोड़ा फंसाया एडम मिल्ले और डैरिल मिचेल ने। एडम मिल्ले जहां आए 10 ओवर में 57 रन देकर 3 विकेट ले गए, वहीं डैरिल मिचेल एक अनसुलझी पहेली की तरह आए। देखिए, पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा कि माइकल ब्रेसवेल को मौका दिया गया था, स्पिनर है ब्रेसवेल, तो उस लिहाज से भारतीय टीम उनको थोड़ा सा रुक के खेल रही थी, पर डैरिल मिचेल एज अ स्लो मीडियम पेसर आए थे, 3 विकेट अपने नाम करके 7 ओवर में 25 रन देकर। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए इनको संभल के खेलना चाहिए था, बल्लेबाजों को खास करके। जो डैरिल ने विकेटें ली हैं उसमें अर्शदीप सिंह निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, दीपक चहर भी निचले क्रम के हैं, पर 2 छक्के लगाए थे, एक अच्छी पोजीशन में रख रहे थे। इसके अलावा पंत का विकेट डैरिल मिचेल ने चटका। पंत हालांकि बैड फॉर्म में थे, तो ये तो नहीं कह सकते कि पंत बड़ा स्कोर कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, कर भी सकते हैं, बड़े प्लेयर हैं और अच्छे प्लेयर हैं। इस बीच थोड़ा लचक प्रदर्शन जरूर दिख रहा है पंत के बल्ले से, पर ओवरऑल इन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा है। आप उस पारी को कोई नहीं भुला सकता। टेस्ट सीरीज जो खेली थी भारत ने ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी ऋषभ पंत ने, उसको भी नहीं भुलाया जा सकता है। तो 3 विकेट जो झटकी, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट विकेटें थी डैरिल मिचेल के कब्जे में। अभिषेक जी कह रहे हैं कि संजू सैमसन नेक्स्ट सीरीज में नहीं है पर पंत है, इसका मतलब ये पंत वर्ल्ड कप स्क्वाड में फिक्स है। अब सैमसन को मौका मिलेगा, पंत को वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं चाहिए क्या? अभिषेक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पंत को जिस तरह से टीम मैनेजमेंट मौका दे रही है, साफ नजर आ रहा है कि ये इनकी वर्ल्ड कप T20 और ओडीआई वर्ल्ड कप स्कीम में है, और इसके अलावा टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी तैयार है। लेकिन ओडीआई और T20 में जिस तरह से इनका प्रदर्शन चल रहा है, इनको थोड़े ब्रेक की जरूरत है। मैं फिर से बता दूं, विराट कोहली को एशिया कप से ठीक पहले थोड़े बुरे फॉर्म में थे, पर इनकी अच्छी कलात्मकता है और अच्छे बैटर है। इस वजह से विराट कोहली जब वापसी करी अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी T20 करियर का पहला शतक जड़ दिया था और वर्ल्ड कप के लीडिंग रन गेटर थे। तो
उस लिहाज से मुझे लगता है कि संजू सैमसन को आजमाना चाहिए भारत को आगे की सीरीज के लिए। अब आप सीरीज के लिए लेके जा रहे हैं, एक न्यूजीलैंड बड़ी टीम है, वर्ल्ड कप के बाद एक अहम सीरीज है, क्योंकि अगले साल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है। उस लिहाज से एक अहम सीरीज में संजू सैमसन को मौका देना चाहिए था। एटलीस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने पहले मैच में, उसके लिहाज से इनको बैटिंग देनी चाहिए थी। दीपक हुडा की बात करूं, T20 में प्रदर्शन अच्छा था, पर पिछले 2 मुकाबले अच्छे नहीं रहे थे। उसके बाद आज इनकी जगह टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन को टीम में जगह दे सकता था। अगर ऋषभ पंत को खिलाना ही था तो दीपक हुडा को मुझे लगता है कि बैठा देना चाहिए था। दीपक हुडा इतना अच्छा बैटिंग से नहीं परफॉर्म कर पाए, बॉलिंग उनको मिली नहीं, तो संजू सैमसन को मौका दे सकती थी भारतीय टीम मैनेजमेंट, अगर ऋषभ पंत को इनको खिलाना ही है। अब बात वही है कि वर्कलोड मैनेजमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब भारतीय टीम मैनेजमेंट का नजरिया क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर पंत को खुद से स्टैंड लेके कहना चाहिए कि अब थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत है, क्योंकि इनको लगातार मैचेस खिला के ये फॉर्म में नहीं आएंगी। ये हमने पिछले कई मैचेस से देख लिया। अब थोड़ा सा विश्राम दे, इनको थोड़ा अपनी मेंटल एबिलिटी पर काम करना चाहिए, किस तरह से आगे लेके जाएंगे। डोमेस्टिक में रन बनाएं, डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो लय हासिल कर लेंगे। विराट कोहली को 1.5 महीने का ब्रेक मिला था, उस 1.5 महीने के ब्रेक के बाद जब वापसी की थी तो एक शानदार खेल का प्रदर्शन किया था। ऋषभ पंत भी वैसी काबिलियत रखते हैं, लेफ्टी बैटर हैं और एक अच्छा गेम प्लान लेके आएंगे अगर इनको थोड़ा ब्रेक दिया जाएगा। हालांकि एक वीकनेस मैं कहूं कि सारी टीमों ने इनको भाप लिया है, वो ये है कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप इनको गेंदबाजी करी जाती है तो ये फंसते हैं। टेस्ट मैचेस में गेंद को छोड़ देते हैं तो बच जाते हैं, T20 में और वनडे में मारने जाते हैं तो आउट होते हैं। एक्सपोज हो गए हैं ये, तो उस पर भी ब्रेक ले और उस पर वर्क करें तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत एक अच्छे बैटर के रूप में आ सकते हैं, उभर सकते हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट अगर इनको वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहा है तो उनको अपनी खामियों पर बिल्कुल भरोसा जताना होगा और दूर करनी होंगी अपनी खामियां। संजू सैमसन, इनको काबिलियत है, इनके पास बड़े रन बनाते हैं और काफी शानदार खिलाड़ी भी हैं। इनको टीम मैनेजमेंट मौका दे। मैं तो यही चाहूंगा कि संजू सैमसन को भरपूर मौके मिलने चाहिए। एटलीस्ट जितने सैमसन पंत को मिले हैं उसके आधे भी अगर मिले तो संजू सैमसन इसको कैपिटलाइज करेंगे, रन बनाएंगे भारतीय टीम मैनेजमेंट, और टीम के लिए ये अच्छा होगा और हम सब फैंस के लिए भी अच्छी खबर होगी अगर संजू सैमसन को आगे मौका दिया जाता है तो। अब मुकाबला आज का रद्द हो गया है। न्यूजीलैंड ने 1-0 से सीरीज जीती। T20 सीरीज भारत के पक्ष में रही थी तो 1-1 का गेम रहा। अब भारतीय टीम ओडीआई 3 मैच की सीरीज खेलेगी बांग्लादेश में। 2015 में जब भारतीय टीम बांग्लादेश गई थी 2-1 से सीरीज गंवाई थी और बड़ा मेजर टर्नआउट था क्योंकि भारतीय टीम उस टाइम अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही थी। 2015 की सीरीज जब बांग्लादेश में भारत खेली तो मेजर चेंजेस नहीं थे, एक अच्छी टीम गई थी, 2-1 से सीरीज गंवा बैठे थे। तो अब 7 साल बाद जा रहे हैं, 2015 के बाद 2022 7 साल बाद जा रहे हैं। कुछ अलग इंटेंट जरूर होगा। बड़े प्लेयरों की वापसी हुई है, रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं, एज अ कैप्टन खेलेंगे। इसके अलावा विराट कोहली, KL राहुल, हार्दिक पांड्या सभी की वापसी हो रही है। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है जब यहां मैच होगा 4 तारीख को, 4 दिसंबर को पहला ओडीआई मैच होने जा रहा है। सामने वाली की टीम की बात करें, अगर बांग्लादेश की टीम पर एक नजर गड़ाए तो तमीम इकबाल कप्तानी करेंगे। इसके अलावा आफिफ हुसैन है, इनामुल हक है, इबादत हसन है, हसन महमूद है, लिटन दास एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है इस टीम के। महमूदुल्लाह को टीम में शामिल किया गया है। मेहदी हसन मिराज के पास काबिलियत है गेंद और बल्ले दोनों से परफॉर्म करने की। मुस्तफिजुर रहीम T20 में इनको स्क्वाड से अलग किया गया, पर ओडीआई में एक अच्छे प्लेयर हैं। ये भी भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं और भारतीय टीम के वहां पर परेशानी करेंगे जहां पर ऑलरेडी भारतीय टीम वीक चल रही है गेंदबाजी। मुशफिकुर रहीम के पास बल्लेबाजी में तेज गति से रन बनाने की भी काबिलियत है। इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। नजमुल शंटो, नसूम अहमद, नूरुल हसन, शाकिब अल हसन रेगुलर कैप्टन है, पर इस ओडीआई सीरीज की कप्तानी तमीम इकबाल के हाथ में है। तो शाकिब के ऊपर भी एक वर्कलोड उनका कम हुआ है, शोल्डर से एक प्रेशर भी हटा होगा टीम को संभालने का। तो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों से वैसे ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस होगी भारत के खिलाफ इनकी। तस्कीन अहमद है, T20 वर्ल्ड कप में काफी शानदार गेंदबाजी रही थी, टीम को आगे नहीं ले जा पाए थे, पर तस्कीन ने ओवरऑल काफी ज्यादा प्रभावित किया था। एशिया कप में भी
टीम को अच्छे परफॉर्मेंस दिलाए थे। यासिर अली है इस टीम में मिडिल ऑर्डर बैटर के तौर पे, तो एक अच्छी टीम जा रही है भारत के खिलाफ खेलने। अपनी ही सरजमी है तो पिचिंग कंडीशन को समझते होंगे अच्छे से। माना कि पंत सैमसन से ऊपर है बैटिंग ऑर्डर में, पर स्काई और हुडा सैमसन से ऊपर कैसे आ गए बैटिंग? एग्जैक्टली मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि संजू सैमसन खराब खिलाड़ी है। पंत से अगर कंपैरिजन किया जाए तो संजू सैमसन ने परफॉर्म किया है, पंत ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, पर पिछले कुछ सीरीज चल रही हैं जो अभिषेक जी, उसमें संजू सैमसन को मौके देने चाहिए थे। तो ये चीज तो स्पष्ट है कि संजू सैमसन को मौका नहीं दिया गया। पंत से ऊपर रखते तो, या पंत के साथ भी खिलाते हुडा से, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता था। लेकिन एक चीज से सहमत नहीं हूं, सूर्य कुमार यादव, जो आपने सूर्य कुमार यादव के ऊपर कहा, T20I में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे के आए हैं। माना ये T20I का बैटर है, पर इनके पास स्ट्रोक प्ले काफी ज्यादा है। इनकी बल्लेबाजी डाउन द ऑर्डर की गई, मुझे ऐसा लगता है उस ऑर्डर के चेंज में इस बैटर ने थोड़ा सा इसको तकलीफ महसूस हुई और अपने विकेट गंवाए जल्दबाजी के चक्कर में। पिछले 2 मैचेस जो रहे थे सूर्य कुमार यादव के, पहला और तीसरा ODI, उसमें दोनों सेम तरीके से आउट हुए। मैं कहूंगा गेंदबाजी अच्छी रही, पर इस शॉट की भी उनको थोड़ी कमी खली अपने इंटेंट में, थोड़ा इंटेंट शो करते, और उनका कट काफी ज्यादा अच्छा है सूर्य कुमार यादव का। तो मुझे लगता है डक करने के बजाय कट करने जाते तो चौका लगता या रन बनते, आउट नहीं होते, और आउट नहीं होते तो बड़ा स्कोर करते सूर्य कुमार यादव। पर हाँ, हुड्डा के ऊपर, हुड्डा को जरूर एक 4 विकेट जो उन्होंने पहले T20I में चटकाई थी इस सीरीज के, उस लिहाज से इनको टीम में जगह दी गई थी। पर दूसरा मुकाबला इतना सही, मतलब बल्लेबाजी गेंदबाजी आई नहीं। ODI का मुकाबला था, उसमें टीम में शामिल नहीं थे, तो टीम उनको आजमाना चाहेगी। पर संजू सैमसन को खिलाना चाहिए था, क्योंकि पहला मुकाबला इन्होंने रन बनाए थे जब टीम थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर लगातार झटक रही थी न्यूजीलैंड की टीम, तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्टंबल हुआ था वहां पे भारतीय टीम का। उस वक्त आके 36 रनों की पारी खेली थी 38 गेंदों में, और सिंगल डबल खेल रहे थे। बड़े शॉट कम थे, लेकिन सिंगल डबल खेल रहे थे। और उस वक्त जब श्रेयस अय्यर सामने बैटिंग कर रहे थे, 80 रन बनाए थे उस मैच में श्रेयस अय्यर ने, उस वक्त जरूरत भी यही थी भारतीय टीम को कि स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को ज्यादा दी जाए, और सैमसन ने इस काम को बखूबी निभाया था। तो अभिषेक जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, पर सूर्य कुमार यादव को देखिए चेंज नहीं कर सकते। T20I के नंबर 1 बैटर हैं, और वर्तमान समय पे भारतीय टीम के विराट कोहली के साथ जो इनका कॉम्बिनेशन होता है, उसको अलग भी हटा दिया जाए तो काफी शानदार बल्लेबाज है। ODIs में वर्ल्ड कप के तौर पर मैं इनको टीम में देख रहा हूं। इसके अलावा अगर बात करें इस मैच की, तो स्थगित हो गया है 1-1 से सीरीज, 1-0 से सीरीज मैं कहूंगा बराबर हो गई है, खत्म हुई है, न्यूजीलैंड के पक्ष में थी। 1-1 से जो 2 सीरीज खेली गई उसका ड्रॉ हो गया है। ड्रॉ एज इन T20I सीरीज भारत के पक्ष में रही, और न्यूजीलैंड ने ODI सीरीज पर कब्जा किया। तो 1-1 का रहा कॉन्टेस्ट। बांग्लादेश में खेलेगी भारत सीरीज। 3-4 तारीख को पहला ODI मुकाबला खेला जाएगा, जो कि मीरपुर में खेला जाएगा। अगला मुकाबला भी मीरपुर में ही खेला जाएगा, जो कि 7 दिसंबर को होगा। तीसरा और अंतिम ODI 10 दिसंबर को खेला जाएगा चट्टग्राम में। बता दूं, खास बात यह है कि बांग्लादेश में 2015 में जब भारतीय टीम लास्ट टाइम ODI सीरीज खेली थी, तो भारत ने 2-1 से सीरीज गंवाई थी, और तब फुल पैक टीम थी। इस सीरीज में भी भारत के कई अहम प्लेयर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं खेले थे, उनको मौका दिया गया है। भारतीय टीम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव तो खेलेंगे ही, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसके अलावा KL राहुल और हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है, तो ये सीरीज काफी ज्यादा अहम है वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए। अब भारत की टीम पर अगर एक नजर डाले तो रोहित शर्मा, KL राहुल वाइस कैप्टनसी करेंगे। इतना अच्छा परफॉर्मेंस KL राहुल का भी नहीं रहा है, तो इन पर भी नजरें होंगी कि ODI में कैसा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितने रन बनते हैं इनके बल्ले से। समय ज्यादा होगा, T20I को देखा जाए कम समय होता है, माना कम समय होता है, पर KL राहुल की जैसी काबिलियत है, उस तरह से ODIs में रन जमाने को जरूर देखेंगे। और अगर इन्होंने रन बना दिए तो कहीं ना कहीं शिखर धवन थोड़े से संशय में जरूर आ जाएंगे कि क्या टीम शिखर धवन को टीम ODI वर्ल्ड कप में अपनी टीम में शामिल करेगी या नहीं। देखिए, टीम की कैप्टेंसी दी गई थी, तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट के ध्यान में तो होगा कि शिखर धवन एज ए लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा के साथ उतर सकते हैं, और KL राहुल को थोड़ा, अगर अच्छा परफॉर्म करते भी हैं तो KL राहुल को थोड़ा नीचे प्रमोट कर दे। मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि T20Is में ओपनिंग कराना KL राहुल से ठीक है, पर वनडे में टाइम ज्यादा होता है, आप इनको बीच में भी उतार सकते हैं। इसके अलावा शिखर धवन भी है इस टीम का हिस्सा एज एन ओपनिंग बैटर। अब किसको शामिल किया जाता है देखना होगा। मुझे लगता है KL राहुल को नीचे उतारेंगे और शिखर धवन को मौके देंगे।
इसके अलावा ईशान किशन है टीम में, श्रेयस अय्यर है, विराट कोहली वापसी कर रहे हैं, मोहम्मद शमी को भी शामिल किया गया है। शमी का वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं रहा था, पर इसके बाद इस खिलाड़ी के पास काबिलियत है। आपने गुजरात टाइटंस के लिए देख लिया होगा। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं गुजरात आईपीएल वर्सेस इंटरनेशनल मैचेस की, पर जब आप विकेटें लेते हैं तो लय में होते हैं। T20 वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि 1-1.5 साल बाद अब एक प्लेयर को वापसी कराओगे इंटरनेशनल सर्किट पे तो थोड़ा समय लगेगा। जो अपना 1.5 साल बाद वापसी करके T20 जो पहला प्रैक्टिस मैच खेला था उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने आखिरी ओवर में जब मैच फंसा हुआ था मात्र 1 रन देकर 4 विकेट चटकाई थी उस एक ओवर में, और भारतीय टीम को प्रैक्टिस मैच जिताया था। पर वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं रहा है, पर ओडीआईस की बात अलग होती है। 10 ओवर होते हैं और आपके पास समय होता है। तो मोहम्मद शमी एक एक्सपीरियंस कैंपेनर, इनको अच्छे से यूज करना चाहिए भारतीय टीम। इसके अलावा मोहम्मद सिराज हैं, ऋषभ पंत इस सीरीज में भी हैं। ऋषभ पंत कीपिंग करेंगे, इनके साथ देंगे ईशान किशन, और कीपिंग तो वैसे केएल राहुल भी कर सकते हैं। तो अगर ऋषभ पंत कंसिस्टेंटली बैट परफॉर्मेंस देते हैं तो ईशान किशन को भारतीय टीम मैनेजमेंट मौके दे सकता है। पर फिर वही बात आ जाएगी, ईशान किशन ओपन बैटर हैं। फर्स्ट डाउन में आप विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव से ऊपर इनको भेजेंगे नहीं। अगर नीचे भेजते हैं तो जस्टिस नहीं होगी इनके बल्लेबाजी क्रम के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ही खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में। इसके अलावा अक्षर पटेल खेलेंगे। अक्षर पटेल टीम में हैं। अक्षर पटेल वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं रहा था, पर होम कंडीशंस या आप कह लें एशियाटिक कंडीशंस में एक अच्छे परफॉर्मेंस दिखाते हैं ये। इसके अलावा एक कई बड़े इंटरनेशनल सर्किट के तो नहीं, पर लिस्ट करियर के बड़े नाम भी हैं, जैसे रजत पाटीदार, यंग खिलाड़ी, काफी तेज गति से रन बनाते हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाज कुलदीप सिंह, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से काफी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी की थी कुलदीप सिंह ने, इनको शामिल किया है। मौके तो मुझे नहीं लगता कि इनको टीम देगी, क्योंकि टीम में ऑलरेडी अच्छे गेंदबाज हैं। शार्दुल ठाकुर हैं, वॉशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया है, दीपक चाहर भी टीम का हिस्सा है, और इसके अलावा मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, इनको टीम ज्यादा मौके देगी। रादर देन कुलदीप सिंह को मौके नहीं दिए जाएंगे या इनको नहीं टीम आगे ले जाएगी। आगे का देखना यही होगा कि किस तरह से इंटरनेशनल के अलावा लिस्ट ए में कैसे परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उसके बाद क्या टीम मैनेजमेंट इन पे कितना भरोसा जताता है। देखिए, संजू सैमसन पर भरोसा नहीं जताया तो कुलदीप सिंह को अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर हैं, राहुल त्रिपाठी, मैं इनको देखना चाहता हूं। राहुल त्रिपाठी को अगर टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 में रखता है तो मैं इनकी बल्लेबाजी देखना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लिए विजय हजारे में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। आज महाराष्ट्र सेमीफाइनल खेल रही है तो असम के खिलाफ, और काफी 350 रन का स्कोर भी बनाया है। तो राहुल त्रिपाठी उसमें हालांकि इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, पर थ्रू आउट द विजय हजारे ट्रॉफी इनके बल्ले से शतक निकले हैं। इनको मैं देखना चाहूंगा अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट इन पर भरोसा जता के प्लेइंग 11 में शामिल करता है। भारतीय टीम मैनेजमेंट भारतीय टीम जो है अच्छी लग रही है। अभिषेक शर्मा जी, वर्ल्ड कप बैटिंग ऑर्डर के बारे में बताया कि रोहित धवन ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कोहली को शामिल किया है अभिषेक जी ने, पंत है, राहुल है, पंड्या है, जडेजा। अभिषेक जी जडेजा टीम का हिस्सा नहीं है, इस सीरीज में तो नहीं है। और पंत और जडेजा के बारे में मैं ये भी बता दूं, सभी क्रिकेट फैंस जिसको ये खबर पता है वो काफी ज्यादा रूठे हुए हैं जडेजा से, क्योंकि जडेजा चोट का बहाना करके अपनी वाइफ के कैंपेन में जुटे हुए हैं, इलेक्शन कैंपेन में, तो कहीं ना कहीं बैकलैश का सामना कर रहे हैं रविंद्र जडेजा। उस लिहाज से मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर को इनके ऊपर मौका दिया जाएगा। पर रविंद्र जडेजा भी बड़े प्लेयर हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों से ही कमाल दिखाते हैं। वर्ल्ड कप जब तक आएगा तब तक ये टीम में भी वापस आ जाएंगे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह इस टीम में नहीं है, जो भारत खेल रही है इस टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं है। अब देखना ये होगा भारतीय टीम किस तरह से अपनी जो अगली सीरीज है, मीरपुर में पहला मुकाबला 4 तारीख को होगा, दूसरा 7 तारीख को, और तीसरा वनडे मुकाबला 10 तारीख को खेला जाएगा। उसके बाद टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। वर्ल्ड टेस्ट सीरीज के लिहाज से वो जो सीरीज है टेस्ट मैचेस की, वो भी काफी ज्यादा अहम होने वाली है। तो बरकरार रहिएगा क्रिकेट एंड मोर के साथ, हम आपके साथ बने रहेंगे, आपको क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट के साथ जुड़े रखेंगे। अब सीरीज के बारे में एक बार फिर से जो हमारे साथ व्यूअर्स अभी जुड़े हैं उनको एक बार फिर से रूबरू करा दूं कि आज का जो तीसरा ओडीआई मुकाबला था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, वो मुकाबला रद्द हो गया है बारिश के कारण। सीरीज न्यूजीलैंड ने अपने पक्ष में कर ली है 1-0 से। T20I सीरीज भारत ने जीती थी, न्यूजीलैंड ने ओडीआई सीरीज जीती है। सैट्स भी थे कि 2019 के बाद से अपनी सरजमी पर न्यूजीलैंड एक भी ओडीआई सीरीज नहीं हारा है, तो उस क्रम को बरकरार रखा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए थे,
लो स्कोर था क्राइस्टचर्च के मैदान पर, बारिश की संभावनाएं प्रबल थी। 47.3 ओवर में 10 विकेट खो गए थे। श्रेयस अय्यर ने 49 रनों का योगदान दिया था। लीडिंग रन गेटर थे वॉशिंगटन सुंदर। 5 चौके 1 छक्के से सजी इनकी 51 रनों की पारी थी। इसके बाद टीम सऊदी ने 2 विकेट झटके न्यूजीलैंड की तरफ से। लॉकी फर्ग्यूसन को 1 सफलता हाथ लगी। एडम मिले और डैरन मिचेल ने प्रभावित करते हुए 3 विकेट अपने नाम किया। मिचेल सैंटनर 42 ओवर के बाद बॉलिंग करने आए और 2 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट झटका। भारत की टीम गेंदबाजी आज भी इतनी अच्छी नहीं रही। एकलौता विकेट उमरान मलिक के हाथ में गया, जिन्होंने 5 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट झटका फिन एलन के रूप में। फिन एलन ने आज का मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करी, 57 रन बनाए, टीम के लीडिंग रन गेटर थे। हालांकि इसके अलावा बैटिंग ही नहीं आई। डेवॉन कॉनवे ने 38 रन बनाए। केन विलियमसन अंत तक नाबाद तो लौटे, पर इनके हाथ एक भी रन नहीं लगा। बारिश आ गई थी, 18वें ओवर में बारिश आ गई। 104 पर 1 था स्कोर और उसके बाद मैच आगे कंटिन्यू नहीं हुआ। एक रूल बता दूं मैं आपको कि आईसीसी के रूल है कि ओडीआईस में 20 ओवर तक अगर मैच में बारिश रहती है, 20 ओवर के पहले अगर बारिश ने बाधा डाली तो डीएलएस का उपयोग नहीं होता है, डकवर्थ-लुईस नियम का उपयोग नहीं होता है। तो उस लिहाज से भारत ने आज मुकाबला ड्रॉ करा लिया है, मैं कहूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट सोच भी रहा होगा, क्योंकि 104 पर 1 था स्कोर। डेवॉन कॉनवे, केन विलियमसन खेल रहे थे, इसके बाद टॉम लेथम का आना बाकी था। तो उस नजरिए से भारत की टीम डीएलएस में पीछे चल रही थी। तो भारत अगर बारिश होती और मान लीजिए 20 ओवर प्लस कर जाती भारतीय टीम, मान लीजिए 20.1 ओवर भी फेंक दिए जाते, तो भारत की टीम को हार का मुंह देखना पड़ता। तो उस लिहाज से भारत ने 1-0 से सीरीज गंवाई है। अब अगला मुकाबला तो बांग्लादेश में है। अभिषेक जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश वाली सीरीज में तो बैटिंग ऑर्डर में जगह नहीं है, फिर त्रिपाठी और पाटीदार को क्यों ले जा रहे हैं? देखिए, त्रिपाठी और पाटीदार ने लिस्ट ए करियर में और डोमेस्टिक सर्किट में अभिषेक जी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दी है, तो उस लिहाज से इनको टीम में जगह दी गई है। रजत पाटीदार को आप देखेंगे कि इन्होंने आरसीबी के लिए भी एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं पिछले आईपीएल सीजन में, तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि इनको ले जाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनका जो करियर है वो खत्म होने वाला है, पर अब आने वाले जो 4-5 साल हैं उसके लिए प्लेयरों को तैयार किया जा रहा है। ये मेरा नजरिया है इस पर, मतलब मेरी ये राय है कि आगे की फ्यूचर के लिए टीम मैनेजमेंट भरोसा जता रहा है। वीवीएस लक्ष्मण अभी तक सीरीज की कोच थे, पर अब शायद से कोचिंग वापस से आएगी राहुल द्रविड़ के हाथ में। और राहुल द्रविड़ का नजरिया जितना मैं जानता हूं उतना ऐसा ही रहता है कि फ्यूचर के प्लेयरों को रेडी कर रहे हैं, टीम के साथ ले जाए जाएंगे। कुछ प्लेयर्स अगर चोटिल हो जाते हैं, मान लीजिए कोई स्टार्टिंग ऑर्डर के जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं अगर चोटिल हो गए बाय द वे, तो राहुल त्रिपाठी पाटीदार को मौका दिया जा सकता है। और अगर वहां उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी तो एक काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल और चर्चा का विषय बन जाएंगे ये खिलाड़ी। और क्वेश्चन इसलिए खड़ा होगा कि मान लीजिए धवन चोटिल हो जाते हैं, मान लीजिए उनकी जगह अगर राहुल त्रिपाठी या रजत पाटीदार को एज एन ओपनर मौका दिया जाता है और उन्होंने रन कर दिए, तो धवन का खेलना कहीं ना कहीं संशय का विषय बन जाएगा। पर टीम मैनेजमेंट जितना मैंने देखा है अभी तक, जब ऋषभ पंत पर इतना भरोसा जताया है, संजू सैमसन को मौके नहीं दिए गए हैं, तो उस लिहाज से टीम मैनेजमेंट इन्हीं प्लेयरों के साथ जाएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रजत पाटीदार और राहुल त्रिपाठी को मौके नहीं दिए जाएंगे, मेरा मानना है, और मैं आपकी इस बात से सहमत भी हूं। बांग्लादेश हालांकि काफी ज्यादा रिलैक्स होगा क्योंकि होम कंडीशंस होंगी, और पिछली सीरीज जो 2015 काफी टाइम हो गया, 7 साल हो गए, उसके बावजूद रिलैक्स होगी और प्रेशर हैंडल करने के लिए रेडी होगी तमीम इकबाल की साइड। शाकिब अल हसन को फ्री हैंड दिया गया है, कैप्टेंसी नहीं है, तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी इससे। इसके अलावा भारतीय टीम में बड़े सितारों ने वापसी की है, तो उन पर भी नजरें होंगी कि वर्ल्ड कप के बाद किस तरह से परफॉर्मेंस देगी। 2023 वर्ल्ड कप आने वाला है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 10 महीने बचे हैं, पर 10 ही महीने बचे हैं। एमएस धोनी कहते थे कि 2 साल नहीं है, अब बस 2 ही साल बचे हैं, तो मैं उसी सिद्धांत पे चलते हुए कहूंगा अब 10 ही महीने बचे हैं। T20I वर्ल्ड कप की हार को भुलाना होगा भारतीय टीम को, और जो 2011 में हुआ था माही भाई की कप्तानी में, वो चीज एक बार फिर से रिपीट करनी होगी। ओडीआईस है, वर्ल्ड कप है, वानखेड़े का मैदान होगा और वही यादें होंगी जब सितंबर अक्टूबर में अगले साल सीरीज होगी, अगले साल वर्ल्ड कप होगा, माफ कीजिएगा, उसमें देखना ये होगा भारतीय टीम किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाती है। क्रिकेट एंड मोर के साथ आप बने रहें, हमें
आपसे बात करके काफी ज्यादा अच्छा लगता है, आप ध्यान से सुनते हैं हमें, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। क्रिकेट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंटेंट से जुड़े रहने के लिए क्रिकेट एंड मोर के साथ फॉलो रहें, हमें फॉलो करें, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।